नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। चांद के बाद अब सूर्य फतह करने को इसरो तैयार। 2 सितंबर को लॉन्च हो सकता है सोलर मिशन। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का अदानी पावर के साथ समझौता, विपक्षी दलों ने उठाए सवाल। और बड़ौदा डेयरी की सामान्य सभा में सामने आई पशुपालकों की नाराजगी, फिर उठा अन्याय का मामला। चांद पर झंडे गाड़ने के बाद अब इसरो ने सूरज की ओर रुख कर लिया है। जल्द ही इसरो अपना मिशन सूरज पर भी भेजने के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो अब सूर्य के अध्ययन के लिए 1 हफ्ते के भीतर ही यानी 2 सितंबर को सौर मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एम देसाई ने दी है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। इसे सूर्य के चारों ओर बनने वाले कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। आदित्य यान L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। ये पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 120 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। ये लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर की कक्षा फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के अलावा सबसे बाहरी परत कोरोना की अलग अलग वेब बैंड से 7 पेलोड के जरिए टेस्टिंग करेगा। इसरो के एक अधिकारी के मुताबिक आदित्य L1 देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के शासन में फैले कथित भ्रष्टाचार पर फिर एक बार गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कड़े प्रहार किए हैं। आज हमने गुजरात में जो भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है उसका एक डॉक्यूमेंट देके लोगों के सामने सच्चाई रखी है। गुजरात में पावर परचेज एग्रीमेंट, बिजली खरीद करने के लिए, परचेज करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था, जो गुजरात सरकार ने अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड के साथ किया था, उस पीपीए की एक कंडीशन थी कि जो भी कोल परचेज होगा उस कोल के पूरे डॉक्यूमेंट्स, बिल, ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिव बिड, सारा डॉक्यूमेंट देना होगा अदानी पावर मुंद्रा को, सरकार को। और एक आर्गुस जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस की बेंचमार्क तय करता है और आर्गुस के साथ कंपेयर होगा। विच एवर इज लेस, जो कम होगा वो प्राइस एनर्जी के चार्जेस पे अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को मिलेगी। 5 साल तक एक गफला चलता रहा और जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की कमिटी बनाने का सोचा, सेबी एक्टिवेट हुई, जेपीसी की मांग हुई, तब उन अधिकारियों को लगा कि हमें भी दिक्कत आ सकती है, तो उन्होंने ये खत लिखा अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को कि 5 साल तक हम आपसे पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिल मांगते रहे, डॉक्यूमेंट मांगते रहे, आपने नहीं दिया आज तक, और आप बहुत प्राइस अपर लिमिट की दिखा के सरकार से 13,902 करोड़ रुपए ले गए हो, पर एग्रीमेंट के तहत आर्गुस से ऊपर पैसा नहीं मिल सकता। आपको मिलने वाला सिर्फ 9,900 करोड़ है। मार्जिन 3,900 करोड़, 3,900 करोड़ ज्यादा गए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप वापिस करो। एक गफला है। गुजरात सरकार द्वारा अदानी को ज्यादा पैसे चुकाए जाने के मामले आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने भी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए हैं। वहीं
गुजरात सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने इस पर जवाब भी दिया है। અમે વારંવાર કહીએ છીએ કે ભ્રષ્ટ ભાજપ જ્યાં પણ મલાઈ મળે ત્યાં મુક્તિ નથી। જે રીતે અત્યારે આપ કહી રહ્યા છો ને જે રીતે એક ડોક્યુમેન્ટ્સ સામે આવ્યા છે એમાં ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડે લખ્યું છે અદાણીને કે ભાઈ તમને જે રૂપિયા આપવાના હતા એમાં 9,902 કરોડ આપવાના હતા, એની જગ્યાએ 13,802 કરોડ ચૂકવી દીધા છે। એટલે કે ઓછામાં ઓછો 3,900 કરોડ રૂપિયા વધારે અદાણીને ચૂકવી દીધા। તમે વિચાર કરો, એક કહેવત છે દલા તરવાડીની વાડી, રીંગણા લઉં 2-4, પોતે જ પોતે મોઢેથી બોલે કે લેને 10-12। ગુજરાતની જનતાને કઈ રીતે સિસ્ટમેટિકલી લૂંટ ચલાવવામાં આવી રહી છે। તમે વિચાર કરો કે 3,900 કરોડ રૂપિયા વધારે ચૂકવાઈ ગયા અને ખબર પણ ન પડી, અને પછી ધીરે ધીરે જ્યારે ખુલાસા આવ્યા ત્યારે આને ઢાંક પીછોડો કરવાનું ભ્રષ્ટ ભાજપ સરકારે કહ્યું છે। પહેલાં પીપીએ કર્યું હતું ગુજરાત સરકાર અને અદાણી પાવર મુન્દ્રા લિમિટેડે પાવર પરચેસ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કર્યું હતું, અને સાઇનમાં એવું નક્કી થયું હતું કે જે રીતે જે 5 વર્ષમાં જે ભાવ આવે એ ભાવે એની તુલના કરી અને ભાવ લગાડવાના। ત્યારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે અદાણીજીએ એની કંપની અદાણી પાવર મુન્દ્રા લિમિટેડે 5 વર્ષમાં કોઈ જ કાગળ આપ્યા નહીં ચાર્જીસના, અને આજે જે રીતે આખી ચિઠ્ઠી સામે આવી છે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડે જે અદાણી પાવર મુન્દ્રા લિમિટેડને જે લખ્યું છે, અને અમે વારંવાર કહીએ છીએ કે અદાણીજીને આટલા ફાયદા કેમ કરાવવામાં આવે છે। એરપોર્ટ અદાણીને, ટ્રેન અદાણીને, પોર્ટ અદાણીને, આ બધું શું કામ થઈ રહ્યું છે ઉર્જામાં અદાણીને, અને આ અદાણીને જે રૂપિયા આપવામાં આવે છે એમાં ગુજરાતની જનતાના 3,900 કરોડ રૂપિયા આ તો એક ઘટનામાં ગયા એવું સ્પષ્ટપણે આમાં લાગી રહ્યું છે। તો શું આમાં ઈડી આવશે? આમ આદમી પાર્ટી ડિમાન્ડ કરી રહી છે કે આમાં ઈડીની તપાસ કરવામાં આવે। 3,900 करोड़ का जो आक्षेप लगाया है वो सदंतर बेबुनियाद है। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट ही है और उन्होंने जो पत्र व्यवहार किया है वो भी ऑफिशियल है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। लेकिन ये मैंने पूरी बात गुजराती में भी बताई है, और ये बात केवल न केवल ये राजकीय तौर पे जब जब भी इलेक्शन आते हैं तो ऐसे बातें कांग्रेस की ओर से रखे गए हैं। उन्होंने एक बात ये भी बताई थी कि जब मैं मंत्री था तो महाराष्ट्र से ज़्यादा उद्योग आ रहे थे। हम तो आपसे बहुत विनती करते थे, आप मंत्री थे, सरकार आपकी सालों साल रही थी, नर्मदा योजना का शिलान्यास आपने किया था, कांग्रेस सरकार में जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, तो उसको पूरा करके गुजरात के जो पीने के पानी की व्यवस्था अब हो रही है, खेती को पानी देने के लिए व्यवस्था जो अब हो रही है वो भी आपको कर लेनी चाहिए थी। बहुत ड्रास्टिक चेंज गुजरात की इकोनॉमी में, गुजरात में आप नर्मदा बंद पूरा करके आप ले आते तो मैं मानता हूँ कि गुजरात आज तक बहुत बदल गया होता, जो पिछले 5-7 सालों में उसकी व्यवस्था चालू है। गुजरात के वडोदरा में कार्यरत बरोड़ा डेयरी की वार्षिक साधारण सभा का आज आयोजन किया गया, जिसमें फिर एक बार पशुपालकों को कम दाम मिलने का मुद्दा उठा। गुजरात के वडोदरा में केलनपुर में स्थित दादा भगवान के मंदिर में बरोड़ा डेयरी की 66वीं साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में बड़ी संख्या में डायरेक्टर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पशुपालकों की उपस्थिति रही। इस मौके पर पशुपालकों ने उन्हें कम दाम मिलने का मुद्दा फिर एक बार उठाया। મને ખબર છે કે 2 થી 3 વખત દૂધની થેલીમાં કે છાશની થેલીમાં ભાવ વધારો આવ્યો છે, બરાબર છે। તો સ્વાભાવિક છે કે દૂધ ઉત્પાદકોને એ ભાવ વધારે મળવો જોઈએ અને એ નફો પણ વધારે મળવો જોઈએ। ત્રીજી વસ્તુ કે આ સંસ્થા પશુપાલકોની બનેલી છે, અને જો પશુપાલકોની સંસ્થા બનેલી હોય તો આ નિયામક મંડળે એટલું પણ વિચારવું જોઈએ
કે જે પશુપાલક દૂધ ઉત્પાદન પેદા કરે છે એને ખરેખર પોસાય છે કે નહીં. તમે સાહેબશ્રીના પ્રશ્નમાં એક વસ્તુ એવું પણ આવી છે કે દિન પ્રતિદિન ગયા વર્ષની તુલનામાં આ વર્ષે વડોદરા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘમાં આટલા લાખ લીટર દૂધ ઓછું આવ્યું છે. તો કેમ લાખ ઓછું આવ્યું છે? કારણ શું? કારણ માત્ર એ છે કે પશુપાલકોને દૂધ વેચવું પોસાતું નથી. કેમ દૂધ વેચવું પોસાતું નથી? આપણે એક બાજુ કહે છે કે આપણી નફો કરતી સંસ્થા છે તો પશુપાલકથી આ મંડળી બનેલી છે, મંડળીથી સંઘ બનેલો છે અને સંઘમાંથી નિયામક મંડળ આવેલું છે. તો એ નિયામક મંડળે પશુપાલકને ખરેખર દૂધ પોસાય છે કે નહીં પોસાય એ પોસાવવું પડે. બીજી વસ્તુ કે આપણો સંઘ ચોક્કસ કહે છે કે નથી પોસાતું. માની લો સાહેબ, બરોડા જિલ્લા સંઘ છે એની અંદર જે દૂધ અને દૂધની પ્રોડક્ટો છે એ વડોદરા સિટીમાં જ વેચાણ માટે પૂર્ણ થઈ જાય છે. એમને માર્કેટિંગનો કોઈ પણ ખર્ચો કરવો પડતો નથી. આ સૌથી મોટો નફો છે. 805 રૂપિયા ભાવ આપે છે, આ લોકો 765 રૂપિયા ભાવ આપે છે. સેકન્ડ ગ્રેડમાં 688 રૂપિયા ભાવ લઈ જાય છે. 1 લીટરે 8 થી 10 રૂપિયાની અમારા દૂધ ઉત્પાદકોને ખોટ છે. આ લોકોએ સભા ચાલુ કરી, તમે પણ જોયું કે 2 મિનિટમાં પૂરી કરી એ જ જતા રહ્યા. એ લોકોને સાધારણ સભાનો મતલબ એવો છે કે તમારો પ્રશ્ન ઉઠાવવા માટે તમને અહીં આઈન ઉપર તારે પહેલા આઈન ઉપર થતા રહ્યા. इस मामले बरोड़ा डेयरी के अध्यक्ष सतीश पटेल ने बताया कि सालों से वे पशुपालकों के हित में ही बरोड़ा डेयरी के जरिए निर्णय करते आए हैं और इस बार भी पशुपालकों के हक में ही निर्णय लिया जाएगा. दूध ओछું આવે છે એ વાત બિલકુલ ખોટી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં ફેડરેશનમાં જઈને તમે તપાસ કરશો તો દરેક સંઘોનું દૂધ 5% થી 10% થી 15% સુધી બધા સંઘોમાં ઓછું છેલ્લા 2 વર્ષના અંદર આવતું હોય છે. અને એના ભાગરૂપે આપણું પણ જે દૂધ ઘટ્યું છે એ આખા ગુજરાતનું ઘટ્યું છે, એના ભાગરૂપે ઘટ્યું છે. ભાવફેર અન્ય સંઘો કરતાં આપણો ક્યાંય ઓછો નથી. અન્ય કોઈક સંઘનો વધારે હશે, પરંતુ એ જ લોકો દૂધ બહારથી લાવીને અન્ય રાજ્યોમાં ઊંચા ભાવે દૂધ વેચવાના કારણે એ જે કંઈક નફો મળે એ ઉમેરીને આપતા હોય છે. જ્યારે આપણી પાસે આપણી વધારાનો કોઈ એવો દૂધનો જથ્થો નથી કે આપણે અન્ય राज्यों આપી શકીએ. गुजरात के कच्छ के प्रसिद्ध कंडला पोर्ट पर अक्सर दुर्घटनाएं घटती रहती है. आज फिर एक बार कंडला पोर्ट से दुर्घटना का एक वीडियो सामने आया है. गुजरात के कच्छ के प्रसिद्ध कंडला पोर्ट पर फिर एक बार दुर्घटना सामने आई है. कंडला पोर्ट पर बिना सेफ्टी के लापरवाही के साथ काम हो रहा है, जिसका एक उम्दा नमूना फिर एक बार सामने आया है. यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्यवाही के दौरान लिफ्टिंग बेल्ट अचानक टूट जाने से क्रेन नीचे गिर पड़ी. कच्छ के कंडला पोर्ट पर जेटी नंबर 6 के पास ये घटना घटी है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ऑपरेशन के वक्त क्रेन टूट जाने से बड़ा हादसा हुआ है. अचानक क्रेन के ऊपर जाते वक्त लिफ्टिंग बेल्ट टूट गया, जिससे क्रेन नीचे गिरकर पलट गई. इस मामले पोर्ट के अधिकारियों से पूछताछ करने की कोशिश करने पर उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किया. ऐसे में यहां हुई नुकसानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है. अच्छी बात यह रही कि इस दौरान आसपास कोई लोग नहीं है. ऐसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. वीएनआर बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनआर. ट्रेन के कोच में गैस सिलेंडर ले जाना बाधित होता है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसी हिमाकत करते हैं और उसी की वजह से दुर्घटनाएं भी घटती है. एक ऐसी ही दुर्घटना तमिलनाडु के मदुराई में सामने आई. तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास रामेश्वर जा रही ट्रेन की प्राइवेट बोगी में आग लग गई. मदुरै कलेक्टर ने इस पर बताया कि हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं. सभी मृतक उत्तर प्रदेश के हैं. सीतापुर की एक ट्रैवल एजेंसी ने इस प्राइवेट कोच की थर्ड पार्टी बुकिंग कराई थी. इसमें 73 लोग सफर कर रहे थे. अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की सूचना सुबह करीब 5:15 बजे मिली, जब ट्रेन मदुरै यार्ड जंक्शन पर रुकी थी. इसके बाद 5:45 बजे फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू किया. सुबह 7:15 बजे आग पर काबू पाया गया. सिर्फ प्राइवेट कोच में ही आग लगी थी. दूसरे कोच तक आग फैलने से रोक ली गई. कोच में आग लगने का मुख्य कारण सिलेंडर रहा, जिसे अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था. रेलवे के अनुसार IRCTC से कोई भी कोच की बुकिंग कर सकता है, लेकिन सिलेंडर ले जाने पर रोक है. इसके बावजूद सिलेंडर लेकर कोई यात्री सवार हुआ. घटना वाली जगह पर DRM समेत रेलवे के अधिकारी मौके पर हैं.
झुलसे लोगों को गवर्नमेंट राजाजी कॉलेज मदुरै में भर्ती करवाया गया है। मृतकों के परिवार को रेलवे ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। इसरो की चांद पर पहुंचने की उपलब्धि से देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश है और ऐसे में ग्रीस दौरे से लौटकर सीधे प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस से लौटने पर आज सबसे पहले सुबह 7:30 पर बेंगलुरु के इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे। यहां वे चंद्रयान 3 की टीम के वैज्ञानिकों से मिले। इसरो कमांड सेंटर पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम मोदी का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। पीएम ने सोमनाथ को गले लगाया और पीठ थपथपाई। उन्हें चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 टीम के वैज्ञानिकों से मिले। इस दौरान यहां उन्होंने 3 घोषणाएं की। पहली कि 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। दूसरी घोषणा ये रही कि चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा वो जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। तीसरी घोषणा में प्रधानमंत्री ने कहा कि चांद पर जिस जगह चंद्रयान 2 के पद चिन्ह है उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। पीएम मोदी ने अपने 45 मिनट के भाषण में कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहाँ चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था।
लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। इक्कीसवीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने
23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में, पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही है, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने, आपने। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है। मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है। साथियों, मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है। और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए
मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्य को तो खोलेगा ही, साथ ही धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और चंद्रयान महाअभियान से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुण्वन्ति विद्येषु धीरः यत्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारी माताएं बहनें हैं। हमारे यहां कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी। अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है।
आप सबने देखा है चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण, यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। साथियों, एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है, वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। अगर आप भी इस रक्षाबंधन अपने भाई को यूनिक सिल्वर राखी बांधना चाहते हैं तो वडोदरा के आर नारायण ज्वेलर्स में सिल्वर राखी का अद्भुत कलेक्शन देखने मिल रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा है, उसके बाद भी नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार भी हमारे सामने खड़े हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कपड़े और ज्वेलरी। तो अगर मैं आपको कहूं कि कपड़ों के अलावा हमें ज्वेलरी की ज्यादा चिंता रहती है कि यूनिक डिजाइन्स चाहिए, अच्छी डिजाइन्स चाहिए और रीजनेबल प्राइस में चाहिए, तो आज मैं वडोदरा में एक ऐसी जगह पे खड़ी हूँ जहां आपको रीजनेबल प्राइस में आपकी मनपसंद ज्वेलरी मिल जाएगी, वो भी यूनिक डिजाइन्स के साथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ की ज्वेलरी और यहाँ की डिजाइन्स को। रक्षाबंधन के त्योहार में अब चंद दिन ही बचे हैं। ज्यादातर घरों में
त्योहार की तैयारियां भी हो रही है। बाजार में त्योहार की धूम भी देखने मिल रही है। फिर चाहे राखी की दुकान पर हो, कपड़ों की या फिर ज्वेलरी की दुकानों पर, हर जगह बहनों की भीड़ देखी जा रही है। हर साल रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के लिए यूनिक राखी खरीदना चाहती है। वहीं भाइयों की भी इच्छा यही होती है कि वो अपनी बहन को कोई यादगार तोहफा दे। इन दोनों दुविधाओं को सुलझाता है वडोदरा के अलकापुरी के अवंती चैम्बर्स में आर नारायण ज्वेलर्स का शोरूम, जहां रक्षाबंधन के लिए अलग अलग डिजाइन में सिल्वर राखी उपलब्ध कराई गई है। रक्षाबंधन का त्योहार हो और नई नई ज्वेलरी ना पहनी जाए तो आखिर कैसे चलेगा। और भाई भी अपनी बहनों को यूनिक ज्वेलरी देना चाहते हैं। ऐसी ही सुंदर और यूनिक डिजाइन की ज्वेलरी यहाँ रिजनेबल प्राइस में मिल रही है। कई तरह के डिजाइन के साथ नेकलेस, झुमके, मांग टीका और तरह तरह की ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं। आज हमने हमारी नई सिल्वर ज्वेलरी डिज़ाइंस का लॉन्च किया हुआ है। ये ज्वेलरी हमने डिज़ाइन की है ये ध्यान में रखते हुए जो राखी आ रही है रक्षाबंधन गिफ्ट्स के लिए, नवरात्रि के लिए और फिर दिवाली तो है ही। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमने डिज़ाइन किए हैं, जैसे छोटी डिज़ाइंस से लेकर बड़ी डिज़ाइन तक। ईयरिंग्स में रिंग्स है, नेकलेसेस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे वेरिएशंस है, जैसे सिल्वर फिनिश, जड़ाऊ फिनिश और बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज़ की हुई है। तो आप प्लीज़ आइएगा, हैव अ लुक एट इट। बहुत अच्छी डिज़ाइंस है, बहुत ट्रेंडी डिज़ाइंस है और आपको हर वैरायटी मिल जाएगी। और वैसे तो हम स्टोर में सिल्वर आइडल्स, सिल्वर प्लेट्स, यूटेंसिल्स ये सब तो हमेशा रखते हैं, पर आज की जो ज्वेलरी है वो बहुत ट्रेंडी है और बहुत स्टाइलिश है। आपको एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। न सिर्फ रक्षाबंधन, आने वाले हर त्योहार, नवरात्रि, दिवाली से लेकर हर त्योहार पर अलग दिखने के लिए आर नारायण ज्वेलर्स के शोरूम में विजिट जरूर करिए, क्योंकि यहाँ रीजनेबल प्राइस में हर तरह की ज्वेलरी आपके लिए अवेलेबल है। गुजरात के वडोदरा के गोत्री में स्थित बेंजामिन वर्ल्ड स्कूल में विज्ञान के नियमों को आधार बनाकर सभी आयु के छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट बनाए, जिसका विज्ञान मेला आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा के गोत्री इलाके में बेंजामिन वर्ल्ड स्कूल है, जहां विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। क्यूरियस माइंड्स 2 नामक इस विज्ञान मेले में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों ने अलग अलग कैटेगरी में शिरकत की। इस विज्ञान मेले का शुभारंभ एमएस यूनिवर्सिटी के पूर्व सेनेट और सिंडिकेट सदस्य और सेवानिवृत्त फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के प्रोफेसर आई पंड्या उपस्थित रहे। 3 ग्रुप में छात्रों ने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत किए। 1 से लेकर तीसरी कक्षा तक, 4थी से लेकर 6ठी कक्षा तक और 7वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों ने इस मौके पर विज्ञान के नियमों के आधार पर विभिन्न प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें स्वास्थ्य लक्ष्य प्रोजेक्ट, लाइफस्टाइल के प्रोजेक्ट, एनवायरनमेंट, कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट, बेस ऑफ एनवायरनमेंट जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। I'm going to show you about source of water. Rain is very important to source of water. Other source of water is lake, river, sea, water pump, pond, well. It is our duty to protect water. Water is very important for everyone in world. Save water, don't waste water. ये विक्रम लैंडर है, ये प्रज्ञान रोवर है, ये चंद्रयान 3 है और वो गैलेक्सी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी ट्रेन है, जो हम फैक्ट्री में जो भी बनाए थे उसका जो पॉल्यूशन होता है
वो यहाँ से निकलता है और वो क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है। उसकी वजह से जो रेन होता है वो रेन एसिड्रिक रेन में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो इनका भी पोल्यूशन रहता है वो भी इनमें जाता है, क्लाउड बन जाता है और जिससे एसिड्रिक रेन होता है, जो हमारा ड्रिंकेबल वाटर नहीं होता है और एक्वेटिक लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है। इस कार्यक्रम में एमएस यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर आई पंड्या ने उपस्थित रहकर छात्रों का हौसला बढ़ाया। साथ ही फाउंडर विश्वजीत पारेख और गिरीश पारेख समेत के स्कूल के सदस्यों ने भी इस मौके पर छात्रों का हौसला बढ़ाया। हर साल हम ये साइंस फेयर का जो इनॉग्रेशन करते हैं तो ये साल भी उसी हिसाब से हमने ये विज्ञान मेला का आयोजन किया है। उसमें 3 पार्ट है, 1 to 3, 4 to 6 एंड 7 to ऑनवर्ड्स, 12 तक। और उसमें एवरी कैटेगरी में प्राइज रखा है। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन में आयोजित स्थायी समिति की बैठक में वडोदरा शहर से जुड़े कई विकास कार्यों पर विचार विमर्श कर उन्हें अनुमति दी गई। वडोदरा कॉरपोरेशन में हर सप्ताह स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों पर विचार विमर्श किया जाता है। इसी के तहत स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उनमें से कई कार्यों को अनुमति दी गई, जिस पर अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने जानकारी दी। वडोदरा शहर में 4 CSC बनेला है। ये तमाम CSC पर जे मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स और साथे अन्य साधन खरीदवानी जे बात है एनी आज मंजूरी आपी है, जेना कारणे दर्दीओने पोतानी नजीकना जग्याओ पर जे पण सारवार कराववानी है अथवा अन्य सुविधा लेवानी है एनु ब्लड टेस्टिंग थी माळीने बधुं राहत दरे अने फ्री मळी शकशे। आ सिवाय पाणी अने IT डिपार्टमेंटना अन्य कामो हता, ड्रेनेजनुं पण एक काम हतुं, साथे इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीना माध्यमथी सीनियर डेवलपर ने 3 जग्यानी एक मागणी हती एने मंजूरी आपी है। आम इस्कोन हाइट्स थी कुनाल 4 रस्ता जे 18 मीटरनो रस्तो रिसर्फिंग काम करवानुं छे एने मंजूरी आपी है। ओवरऑल तमाम कामने आजे जे प्रकारे अग्निशमननो एक ड्राइवरनुं काम हतुं अने परिवार 4 रस्ता मुकामे अने साथे विश्वकर्मा सर्कल थी नवरंग सोसायटी सुधीने आ 2 पानीनी लाइनने पण मंजूरी आपी है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहा जाता बाबा रामदेव जी का मेला अगले माह सितंबर में शुरू होगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। राजस्थान के रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के 639वें भादवा मेले के 17 सितंबर को शुरू होने से पहले ही रामदेवरा पूरा धर्ममयी हो गया है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। इन दिनों रामदेवरा आने वाली सड़कों पर पैदल यात्रियों की रेल लगी हुई है। सुबह से देर शाम तक समाधि परिसर के बाहर कतारें देखने मिलती है। श्रद्धालु बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना कर रहे हैं। देश के कई राज्यों से आ रहे यात्रियों के चलते पूरा रामदेवरा बाबा रामदेव जी के जयकारों से गूंज रहा है। इस बार इस मेले में करीब 40 से 50 लाख यात्रालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन, ग्राम पंचायत और बाबा रामदेव समाधि समिति द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां भी की जा रही है। 40 से 50 लाख लोग इस 15-20 दिनों में दर्शन करेंगे। हालांकि मेला शुरू होने में अभी टाइम है, फिर भी यात्रियों की भीड़ अभी भी उमड़ गई है और उसके लिए समाधि समिति की तरफ से लाइनें लगाने का काम, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी लगाने का काम, पुजारी लगाने का काम और अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई है। पैदल यात्रियों के लिए अलग से लाइन लगाने का भी वो जो था वो शुरू कर दिया है और यात्रियों को किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। सुविधापूर्वक दर्शन कराने के लिए समाधि समिति पूरी तरह से तत्पर है। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को लगातार रोजाना 24 घंटे देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।